Good morning, friends. Welcome back. Let's start the technical part of income and expenditure account, which we are going to discuss in this part of video. So, good morning, students. Today I am going to record the next part of my video, that is NPO part 2. In this part we will discuss the technical aspects of income and expenditure statement which we need to prepare while preparing the final accounts of NPO. And as I told you that this account need some technicality, and due to this technicality it becomes important for us, because in our exams these questions based on income and expenditure account are frequently asked. So we need to have a look on that and how we are going to handle those technicalities. So let's start. So we know that income and expenditure account is made on what basis? On accrual basis, or we can say due basis. Whereas receipt and payment account is made on कैश बेसिस. जितना भी कैश हमें साल भर में रिसीव हुआ है और जितना भी कैश हमने पे किया है, नो मैटर वेदर इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर और इट इज़ अ रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, बट इफ कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट, वी विल मेंशन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट. बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर वी विल फॉलो the accrual basis and we will only consider revenue item as we used to do in profit and loss account. You remember, profit and loss account बनाते समय भी हम लोग इन्हीं दोनों चीज़ों का फॉलो करते थे. और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हम पहली बार करने जा रहे हैं, बट unknowingly we have done this in our final accounts. When we started preparing the final accounts of sole proprietorship, we did that. हम लोग भी वहाँ पे भी हम लोग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटाते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को जोड़ते थे. तो वो सारी चीज़ें हमने की हैं. यहाँ पे उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा और आपके एग्ज़ाम का बहुत बड़ा पोर्शन इस पे इसको कवर करता है. तो और क्या करते हैं हम लोग? It means we are going to consider only those amount which are actually paid or which are still unpaid, but they are for the current year only. We will exclude the previous year's amounts and the coming year amount. और यही पता करने के लिए हम लोग ये सारे कैलकुलेशन करने वाले हैं. इसके लिए एक एग्जांपल लेके चलता हूं, मैं एक एक्सपेंस को लेके चलता हूं. We have rent paid 2 lakhs. हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा रहा है कि हमने रेंट पूरे साल में कितना पे किया है? 2 लाख रुपए. और वो क्या कह रहा है, और हमारे नीचे एडजस्टमेंट में दिया गया है कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर का एक आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर प्रीवियस ईयर कितना? 20,000 रुपये. तो 2 लाख रुपए हम लोगों ने कुल रेंट पे किया है, जिसमें से 20,000 रुपये हम लोगों ने पिछले साल का पे किया है. तो हम लोगों ने इस साल के लिए कितना पे किया? तो फॉर दिस ईयर वी हैव पेड ओनली 1,80,000. सिंपल.
ओके, अब एक प्रीपेड का केस देखते हैं। जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर प्रीवियस ईयर 20,000 है, अगर यहाँ पे इस केस को अब थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए, रेंट हमारा 2 लाख पे हुआ है और हमें बताया गया है कि इसमें प्रीपेड रेंट जो है फॉर नेक्स्ट ईयर 30,000 रुपये है। मतलब 2 लाख रुपए जो हम लोगों ने पे किया है उसमें 30,000 रुपये क्या है, वो अगले साल के लिए पे किया है। तो इस साल का कितना रेंट पे हुआ, इस साल का रेंट पे हुआ सिर्फ 1,70,000। इट मीन्स 2 लाख माइनस 30,000 एंड दैट इज 1,70,000 रेंट पेड फॉर दिस ईयर। तो दोनों कंडीशंस में हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से हमें निकालना है। These are the very basic and very simple conditions. Conditions are not going to that much easy in your exams. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि क्या प्रीपेड और क्या आउटस्टैंडिंग का इम्पैक्ट होने वाला है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो अभी हमारे सामने आने वाली हैं। तो इस सिचुएशन में, इस एग्जाम्पल में तो सीधा कहा गया था कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर और प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर है। लेकिन अगर शब्दों को बदल दिया जाए और हमें बोला जाए कि आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द ईयर, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ, साल के शुरू में ही मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है यह पता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि हमने कुछ खर्चे कर लिए हैं लेकिन उनका पेमेंट नहीं किया है। तो साल के अंत में अगर हमारे पास कोई खर्चा है, साल के शुरू में अगर हमारे पास कोई खर्चा है जो कि अनपेड है, इसका मतलब मैंने वो रेंट इस्तेमाल कर लिया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया है। तो अगर हमारा साल अभी शुरू होने वाला है तो इस साल में तो मैंने कुछ इस्तेमाल किया ही नहीं। अगर 1 अप्रैल को मेरे पास रेंट दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बीता हुआ साल है, जो 31 मार्च को खत्म हुआ है जो साल, उस साल का कोई रेंट था जो कि अभी बकाया दिखा रहा है हमारे बैलेंस शीट में। तो अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा रहा है कुछ भी, तो वो एक्सपेंस क्या होंगे, प्रीवियस ईयर के होंगे। ठीक है। और अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस दिखा रहा है तो क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा रहा है कि मैंने इतना रेंट प्रीपेड कर दिया था पिछले साल ही, वो मतलब क्या है, वो इस साल का रेंट है। मतलब मैंने इस साल जो अगर 2 लाख रुपए रेंट पे किए हैं और हमारे पिछले बैलेंस शीट में दिखा रहा था कि 20,000 रुपये हमने और पे किया था, तो वो भी इस साल के रेंट में ऐड होगा। मतलब हमने सिर्फ इस साल का रेंट सिर्फ 2 लाख नहीं है, 20,000 और है जो कि पिछले साल ही पे कर दिया गया इस साल के लिए। आई बात समझ में, चीज़ें टफ नहीं है, मेरी बातों को सुनिए ध्यान से, चीज़ें उसमें से निकल के आएंगी। चलिए हम लोग एक टाइम लाइन बनाते हैं, उस पर ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगे। ये एक टाइम लाइन है जो कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड दिस इज एंड ऑफ द ईयर। ठीक है। साल को, जो हमारा साल शुरू हो रहा है, उस साल के अगर शुरू में हमारे पास अगर कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं साल के शुरू में, इसका मतलब रिलेटेड विथ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के खर्चे हैं, और will be deducted। और अगर ऐसा कुछ दिया हुआ आपके क्वेश्चन में
तो उसको तुरंत हम अपने इस साल के जो टोटल रेंट का पेमेंट है उसमें से उसको घटा देंगे, क्योंकि ये पिछले साल का बकाया था जो कि हम लोगों ने पे किया होगा। ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हमने पिछले साल का रेंट पे कर दिया है, क्योंकि पिछले साल का रेंट दिए शायद ये नॉर्मल सी बात है। अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन हमें नहीं दी गई है तो हम मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी फीस है स्कूल की, अप्रैल मई जून की फीस बाकी है, तो आप सीधा जून की फीस तो नहीं भर सकते ना, आपको पहले तो अप्रैल मई के भरना होगा, तब जून का भरेंगे आप। तो उसी तरीके से रेंट भी, एक्सपेंसेस भी, सैलरी भी क्या होती है, मंथली चलेगी या फिर क्वार्टरली चलेगी। तो जो क्वार्टर पहले आया है पहले उसको भरेंगे, तब जाके अगले क्वार्टर का हमको उसको रेंट पे करना होगा। उसी तरीके से इसी बेस पे हम लोग एक एजम्पशन बनाते हैं कि जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग ऑफ द बिगिनिंग है वो हमारे पेमेंट का हिस्सा है, ऑलरेडी हो चुका है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जो भी हमारा ये रेंट दिया हुआ जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो टोटल कैश पेमेंट दी रहेगी रेंट की या फिर किसी भी एक्सपेंस की, उसमें से हम लोग आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग में है तो उसको घटा देंगे। ठीक है, और अगर यही आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर द करेंट ईयर। ओके, दिस इज फॉर करेंट ईयर। और इसको क्या करेंगे, विल बी एडेड। मतलब 2 लाख हमने पे किया है और 20,000 अभी हमारा बकाया है, तो मतलब टोटल रेंट कितना हुआ इस साल का, 2,20,000। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब चलिए अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब फॉर करेंट ईयर, इस साल का है तभी ना पिछले साल प्रीपेड था, पिछले साल का एडवांस का मतलब इस साल की बात हो रही है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, विल बी एडेड। और अगर एंड ऑफ द ईयर में अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है तो इसके साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, बताइए आप लोग। ये क्या शो करेगा, फॉर कमिंग ईयर। अब आने वाले साल की बात है, इस साल की बात नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, विल बी डिडक्टेड। तो हमें ये 4 कंडीशन मिल गई। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अगर हमारे पास आउटस्टैंडिंग है तो क्या करना है, उसे घटा देना है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो उसे जोड़ देना है। ठीक है, हमारे पास कॉन्सेप्ट भी है और एक हम जनरल रूल भी जनरेट कर सकते हैं इससे। अब हमें बार बार इस पर बात नहीं कर रहे कि क्यों जोड़ रहे हैं और क्यों घटा रहे हैं। अब हमें बस पता है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अगर आउटस्टैंडिंग है तो घटाएंगे, प्रीपेड है तो जोड़ेंगे। एंड ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग है तो जोड़ेंगे, और एंड ऑफ द ईयर में अगर प्रीपेड है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो हो गई वो बेसिक कंडीशंस। थोड़ी सी एडवांस, बेसिक में भी थोड़ा सा एडवांस कंडीशन पे अभी और भी थोड़े से क्रिटिकल कंडीशंस आने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चंस में ट्रैक किया जाता है, चेक किया जाता है कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी, हमारी एनालिसिस, हमारा रीजनिंग कैसा है। तो पहले बेसिक्स जानेंगे तभी हमारे रीजनिंग इस पर बिल्ड हो पाएंगे। तो इन 4 के बेसिस पे हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट बना वो ये कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द एंड का क्या ट्रीटमेंट है, और प्रीपेड एट द बिगिनिंग और प्रीपेड एट एंड का क्या ट्रीटमेंट है। सेम ट्रीटमेंट हम लोग एक्सपेंसेस के साथ जैसा हम लोगों ने किया, ऐसा ही ट्रीटमेंट हम लोग इनकम के साथ भी करेंगे। हम लोग इनकम भी वही कंसीडर करेंगे जो कि इस साल के बारे में है। इस साल का जो इनकम है सिर्फ हम उसी को रखेंगे, अदरवाइज। अच्छा चलिए अब ये बताइए,
वहाँ पे एक मिनट रोकते हैं इन चीज़ों को। ये प्रीपेड जिनको मैंने घटा दिया, ये आउटस्टैंडिंग को मैंने घटा दिया, ये प्रीपेड को मैंने घटा दिया, तो इनका अमाउंट जाएगा कहाँ? वेयर विल इट बी शोन? हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में ही पढ़ा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर treated as an asset whereas outstanding expenses are treated as a liability। तो हम लोग इनको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इनका ये ट्रीटमेंट करने वाले हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इनकम जिस तरीके से एक्सपेंसेस को हम लोगों ने ट्रीट किया है, इन द सेम मैनर वी विल ट्रीट द इनकम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। तो मेजर इनकम जो इन ऑर्गेनाइजेशंस का होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन। जो हमारे मेंबर्स जो हमारी संस्था से जुड़ते हैं उनको एक रेगुलर इंटरवल पे या फिर रेगुलर अमाउंट एक पे करना होता है टू बी द मेंबर। तो सब्सक्रिप्शन क्या हुआ? एन अमाउंट पेड टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय देयर मेंबर्स to continue their membership, that is subscription। तो इन सब्सक्रिप्शन में भी हो सकता है कि कभी मुझे किसी ने प्रीपेड अपना सब्सक्रिप्शन भर दिया, किसी ने अपने सब्सक्रिप्शन को आउटस्टैंडिंग रखा हुआ, अभी तक पे नहीं किया है, तो वहां भी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम ही होने वाला है। आइए फिर देखते हैं कि अगर सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन जो कि मेजर पार्ट विच जनरेट इनकम फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर ऐसे सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं तो उनमें हम लोग किस तरीके का ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो सब्सक्रिप्शन मान लीजिए हमें दिया गया है 2 लाख रुपया सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया है पूरे साल में। हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखा रहा है कि 2 लाख का सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया है। अब आते हैं सेम टाइम लाइन और एट द बिगिनिंग देयर इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो साल शुरू होते समय ही अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग है तो ऑब्वियसली दैट इज फॉर व्हाट? दैट इज फॉर द प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग इनकम अगर है तो दैट इज श्योरली फॉर द प्रीवियस ईयर। सो फॉर प्रीवियस ईयर एंड इट विल ऑल्सो बी व्हाट? डिडक्टेड। ये आउटस्टैंडिंग था, तो अगर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग दिया हुआ है हमारे पास 20,000 रुपए, ठीक है। अभी हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर टाइम लाइन। प्रीपेड एक्सपेंस की जगह पे अगर प्रीपेड इनकम हो बिगिनिंग में तो क्या माना जाएगा? सेम ट्रीटमेंट विल बी एडेड। तो चलिए हम देखते हैं चलिए। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 20,000 रुपये। हमको इसको क्या करना है? घटाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? लेस कितना? 20,000। ओके, 20,000 घटा दिया, हमारे पास कितना बचा? 1,80,000। उसके बाद क्या कह रहा है? बिगिनिंग में हमारे पास प्रीपेड इनकम था, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन था 10,000 रुपए का। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जैसा कि बोला गया है, इट विल बी एडेड। तो हमारे पास आ गए 1,90,000। ये प्रोसेस आप हो सकता है आपको ना फॉलो करना पड़े, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग
इनकम एट द एंड, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इट विल बी एडेड। मतलब कि साल खत्म हो गया लेकिन अभी तक सब्सक्रिप्शन आया नहीं, सब्सक्रिप्शन आने वाला था, आया नहीं, वो आएगा आज, नहीं तो कल आना ही है। तो ये हमारे लिए एक एसेट है, तो हम लोग इसको इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और अगर प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम है एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब कि ये फॉर द नेक्स्ट ईयर है, फॉर द कमिंग ईयर है, तो इसको 25,000 हम लोग इसमें से घटा देंगे। तो हमारे पास आ गया कितना? 1,95,000 मेरा इस साल का सब्सक्रिप्शन है, जो कि मुझे मिला है, मिलना था और मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? चीजें बहुत ही सिंपल है। अगर हम लोग बेसिक्स पर ध्यान दें तो चीजें और भी सिंपल हो जाएंगी। हाँ, आने वाले कंडीशंस में थोड़ी सी टेक्निकलिटी और मिलेगी, तो हम लोग अगली वीडियो में अपने कुछ और कंडीशंस को मैं कलेक्ट करता हूं और उन पे हम लोग बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। कीप शेयरिंग द वीडियो एंड आस्क योर फ्रेंड टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ यू गाइज वॉन्ट to make some changes in my video preparation, you can suggest me in the comment box and start giving me feedbacks also. I'm looking for that. So guys, all the best.